बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हमने यूनिट 5 हीमेटोलॉजी डिसऑर्डर से स्टार्ट किए, जिसमें से हमने 3 डिजीज़ कंप्लीट कर लिए, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है डिज़ीज़ नंबर 4 विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया पे है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ है। इसमें हम इंट्रोडक्शन, काजेज़, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशन और विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया के लिए जो एनीमिया के पेशेंट के लिए जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो पढ़ेंगे। So what is vitamin B12 and how does it fit in? विटामिन B12 क्या है और इसकी फ़ंक्शन क्या है? तो स्टूडेंट्स, विटामिन B12 जो है इसे हम कोबालेमीन भी कहते हैं। ये बी विटामिन जो है बी कम्प्लेक्स विटामिन उनका एक मेंबर है। कोबालेमीन इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो कोबालेमीन है, और B12 भी हम इसे कहते हैं। इसके अगर फंक्शन को देखें तो ये जो RBC और DNA की सिंथेसिस होती है उसके लिए ये नीडेड होते हैं, इसकी ज़रूरत होती है विटामिन B12 की। और इसके अलावा इसका एक की रोल होता है जो ब्रेन और नर्व सेल की डेवलपमेंट होती है उसमें एक की रोल अदा करती है। इसकी जब डिफिशिएंसी हो जाती है तो फिर जो प्यूरिन और थाइमिडाइलेट सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाती है। जब प्यूरिन और थाइमिडाइलेट सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है तो DNA की सिंथेसिस इम्पेयर हो जाती है, और इसके रिज़ल्ट में जो RBCs के फॉर्मेशन के वक्त जो एरिथ्रोब्लास्ट बन रहे थे, एरिथ्रोब्लास्ट इसकी अर्ली स्टेज है एरिथ्रोसाइट की, जो कि आगे जाके मेच्योर है होके ये रेटिकुलोसाइट और उससे फिर एरिथ्रोसाइट बनते हैं। तो ये अर्ली स्टेज है एरिथ्रोब्लास्ट, इसकी एपोप्टोसिस हो जाती है, यानी एक प्रोग्राम के तहत ये इनकी जो है ये किल हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। जब इनकी डेथ हो जाती है तो ब्लड में कमी आ जाती है, यानी एनीमिया हो जाता है। और इस एनीमिया को हम विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, क्योंकि ये विटामिन B12 की डिफिशिएंसी की वजह से होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन और इसकी डिफिनीशन लिखी गई है। विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया इज़ ए कंडीशन इन विच योर बॉडी डज नॉट हैव इनफ हेल्थी रेड ब्लड सेल्स ड्यू टू ए लेक डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी के अंदर इनफ हेल्थी रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होती है। This vitamin is needed to make red blood cell which carry oxygen to all part of the body। इस विटामिन का काम ये होता है कि ये रेड ब्लड सेल बनाने में मदद देती है, और वो रेड ब्लड सेल्स उनका काम क्या होता है, वो ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के तमाम पार्ट्स के लिए सप्लाई करती है। विदाउट इनफ रेड ब्लड सेल योर टिश्यूज़ एंड ऑर्गन डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। विदाउट इनफ ऑक्सीजन योर बॉडी कैन नॉट वर्क एज वेल। अब अगर रेड ब्लड सेल इनफ नहीं है तो फिर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी इनफ नहीं होगी। जब इनफ सप्लाई ऑक्सीजन की हमारे टिश्यूज़ के लिए नहीं होगी तो टिश्यूज़ जिस तरीके से काम करते थे अब उस तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। Folic acid, also called folate, is another B vitamin. Anemia is caused by lack of vitamin B12 or lack of folate are two type of megaloblastic anemia. फोलिक एसिड एक और विटामिन है। फोलिक एसिड भी एक और विटामिन है जिसे हम फोलेट भी कहते हैं। ये भी B विटामिन्स में से एक विटामिन है। एनीमियाज जो होती है कभी फोलेट की डिफिशिएंसी यानी फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी की वजह से होती है, कभी विटामिन B12 की डिफिशिएंसी की वजह से होती है। लेकिन चाहे वो फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी की वजह से हो या विटामिन डिफिशिएंसी की वजह से हो, वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है? वो एनीमिया जिसमें RBCs की जो शेप है, जो साइज़ है, वो इनलार्ज हो जाती है, उसको हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, या इसको हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी कहते हैं। तो हम अब इस तरह कह सकते हैं कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के 2 टाइप्स है। एक फोलिक एसिड डिफिशिएंसी एनीमिया, फोलेट डिफिशिएंसी एनीमिया जिसे हम कहते हैं, और दूसरा विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया।
With this type of anemia, the red blood cells do not develop normally. They are very large. क्या होता है, ये जो विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो या फोलिक एसिड डिफिशिएंसी हो, इसकी वजह से एनीमिया होता है। इसमें क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल है वो नॉर्मली डिवेलप नहीं होते, वो बड़े लार्ज साइज़ के होते हैं। एंड दे आर शेप लाइक एन ओवल, नॉट राउंड लाइक हेल्थी रेड ब्लड सेल। और उनकी शेप भी ओवल हो जाती है, ओवल शेप के हो जाते हैं। जैसा कि जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल है उनकी शेप राउंड होती है, तो यहाँ पे इनकी शेप भी राउंड नहीं होती, ओवल हो जाती है। दिस काजेज द बोन मेरो टू मेक फीवर रेड ब्लड सेल। अब ये इतने लार्ज हो गए हैं, तो इनकी लार्ज होने की वजह से जो यहाँ पे ब्लड वेजल्स है वो फुल लगेंगे कि ब्लड वेजल्स फुल है। यहाँ पे है तो नहीं, लेकिन ये लार्ज हो गए हैं तो ये फुल लगेंगे। इसकी वजह से जो मैसेज बोन मेरो के लिए जाती थी ब्लड बनाने के लिए, वो मैसेज नहीं जाएगी। उसे ये महसूस होगी कि ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में फुल है। जब वो मैसेज नहीं जाएगी तो बोन मेरो जो है वो रेड ब्लड सेल्स बनाना भी कम करेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि रेड ब्लड सेल ऑलरेडी मौजूद है। इन सम केसेस द रेड ब्लड सेल डाई सूनर देन नॉर्मल। और बाज़ केसेस में ये भी होता है कि जो नॉर्मल इनकी लाइफ स्पेन होती है उससे पहले पहले जो है ये डाई कर जाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होती है तो फिर डीएनए की सिंथेसिस और इसके अंदर डीएनए की सिंथेसिस रुक जाती है और ये एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में ही इसकी एपोप्टोसिस हो जाती है। फूड दैट कंटेन विटामिन B12, वो तमाम फूड जिसमें विटामिन B12 है। तो इसमें क्या है, एग्स है, फ़िश है, मीट है, और ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, ये कुछ ऐसी फूड्स है जिनमें विटामिन B12 जो है वो मौजूद होती है। काजेज़ Vitamin B12 deficiency anemia is more common in people whose family come from Northern Europe. It is caused by one of the following. जो नॉर्थर्न यूरोप के लोग होते हैं, जो फैमिलीज नॉर्थर्न यूरोप से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़्यादातर विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया जो है उनमें होता है। तो ये एक स्टूडेंट्स ये एक स्टेटिस्टिक वैल्यू है। इसकी कोई रीज़न जो है वो अभी तक मालूम नहीं है कि उनमें क्यों होती है, लेकिन स्टेटिस्टिक वैल्यू है कि देखी गई है कि उनमें ज़्यादा होती है। इट इज़ कास्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। इसके अलावा कुछ ऐसे भी काजेज़ हैं जिनकी वजह से विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो जाती है, जिनमें लेक ऑफ इंट्रांसिक फैक्टर्स। जब इंट्रांसिक फैक्टर्स नहीं बनते, इंट्रांसिक फैक्टर क्या है, ये सर्टेन प्रोटीन्स होती है जो कि हमारे स्टमक में बनते हैं। इंट्रांसिक फैक्टर इज़ ए प्रोटीन मेड इन स्टमक, इट इज़ नीडेड टू एब्जॉर्ब विटामिन B12। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करती है। दिस टाइप ऑफ विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया इज़ कॉल्ड पर्नीशियस एनीमिया। अभी हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। तो पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया की टाइप है जिसमें इंट्रांसिक फैक्टर की ना होने की वजह से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होती और एनीमिया हो जाता है, जिसे हम कहते हैं विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया की टाइप पर्नीशियस एनीमिया, जिसमें इंट्रांसिक फैक्टर्स नहीं होते, नहीं बनते, इसकी वजह से इसकी विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। सर्जिकली रिमूव और बाईपास द एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये पर्नीशियस एनीमिया, इसकी काजेज़ क्या होती है कि क्यों जो है पर्नीशियस एनीमिया होती है। तो लिखा है कि सर्जरी दैट रिमूव और बाईपास द एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कोई ऐसी सर्जरी हुई, कोई ऐसी बाईपास सर्जरी हुई जिसके थ्रू जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लास्ट पार्ट है वो इलियम जो है वो रिमूव की गई है। अब ये क्यों, क्योंकि ये इलियम जो है यहाँ पे आके जो इंट्रांसिक फैक्टर थे वो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करते थे, ये मेन एरिया था। तो ये मेन एरिया इसको रिमूव किया गया है, तो अब ये विटामिन B12 की जो एब्जॉर्प्शन है इसमें अल्टरेशन आ गई है। दिस पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ वेयर विटामिन B12 एब्जॉर्ब्ड। The inability to make intrinsic factor may be caused by several things such as ये भी हो सकती है कि जो इलियम है
वो मौजूद हो, उसकी कोई बाईपास सर्जरी वगैरह रिमूव नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है कि इन ट्रांजिट फैक्टर बन नहीं रहे हैं, उनकी जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो रही। तो वो क्यों नहीं होती, उसके भी कुछ रीज़न होते हैं। अगर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्राइटिस मीन्स कि जो स्टमक है उसमें इन्फ्लेमेशन है, तो अगर क्रोनिक है तो उसकी फंक्शन जो है वो फंक्शन जो है इम्पेयर हो जाती है, जिसकी वजह से ये नहीं बनते। सर्जरी टू रिमूव ऑल पार्ट ऑफ द स्टमक, अगर गैस्ट्रेक्टोमी की गई है यानी पूरे स्टमक को रिमूव किया गया है, तो उस टाइम ये जो इंट्रांसिक फैक्टर है ये नहीं बनते। इन ऑटो इम्यून कंडीशन वेयर द बॉडी अटैक्स ऑन टिश्यू, कभी कभार एक ऑटो इम्यून कंडीशन भी हो सकती है जिसमें जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो अपने ही टिश्यूज़ पे एक्ट कर देती है, जिसकी वजह से भी इंट्रांसिक फैक्टर की प्रोडक्शन में रुकावटें आ सकती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख ले परनीशियस एनीमिया क्या हुआ है कि इन ट्रांजिट फैक्टर की डिफिशिएंसी हो गई है। जब इन ट्रांजिट फैक्टर की डिफिशिएंसी हो गई है तो विटामिन B12 की मल एब्जॉर्प्शन हो गई है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड थी इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए। अब इसकी मल एब्जॉर्प्शन जब हो गई है तो इस एनीमिया को हम परनीशियस एनीमिया कहते हैं, जो कि टाइप है विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया की। Risk factors for vitamin B12 deficiency anemia include a family history of disease। अगर रिस्क फैक्टर जो है उनको हम देख ले तो उसमें ऐसा होता है कि अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में है तो उसको वो रिस्क पे है कि उसको भी हो सकती है। हैविंग पार्ट ऑफ ऑल योर स्टमक और इंटेस्टीन रिमूव, अगर स्टमक के सारे पार्ट्स या इंटेस्टीन का जो इलियम है वो रिमूव किया गया है तो उस टाइम भी हो सकती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ अगर किसी को हो तो वो भी रिस्क पे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ हो तो वो भी रिस्क पे होते हैं। स्टूडेंट्स, टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट इसलिए रिस्क पे होते हैं क्योंकि ये इनको परनीशियस एनीमिया जो है उसके लिए ये रिस्क पे होते हैं, जिसमें क्या होता है कि परनीशियस एनीमिया में इस तरह होती है कि ये जो इन ट्रांजिट फैक्टर है इनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो सही तरीके से नहीं होती, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो जाके इन ट्रांजिट फैक्टर्स में इन ट्रांजिट फैक्टर जो है इनके ऊपर एक्ट करती है और इनको अपना जो फंक्शन है वो करने नहीं देती। क्रोन्स डिज़ीज़ है, ये क्रोन डिज़ीज़ जो है स्टूडेंट्स ये भी एक डिज़ीज़ होता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ इसे हम कहते हैं। इसकी वजह से पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन है तो स्टमक में है तो इंट्रांसिक फैक्टर बनेंगे नहीं, और अगर इलियम में है तो वहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। HIV इन्फेक्शन की वजह से जो है हीमोलाइसिस हो जाती है, और या इस तरह होता है कि जो RBCs है उनकी इनइफेक्टिव प्रोडक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है। कभी कभार इस तरह होता है कि सब मेडिसिन्स जो है उनकी वजह से भी विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, एज़ोमेप्राज़ोल, ओमेप्राज़ोल जिसे हम कहते हैं, इसकी वजह से क्यों होता है, क्योंकि ये जो एसिड प्रोडक्शन है स्टमक में उसको हम जानते हैं कि ये इनहिबिट करती है। PPI जब हम देते हैं तो ये जाके प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करती है। जब प्रोटॉन पंप इनहिबिट हो जाता है तो HCl की जो रिलीज़ होना थी वो रुक जाती है। अब जब HCl रिलीज़ नहीं होगी तो जो एसिडिक इन्वायरमेंट थी वो एसिडिक इन्वायरमेंट जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट अभी रिड्यूस होगी, स्टमक में एसिड रिड्यूस होगी, और विटामिन B12 की जो रिलीज़ है फूड से जो विटामिन B12 जो रिलीज़ होती है उस प्रोसेस के लिए कि फूड के अंदर से विटामिन B12 को रिलीज़ करने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। अब हमने PPIs लिए हैं तो एसिडिटी डिक्रीज़ हो गई है। एसिडिटी जब डिक्रीज़ हो गई है तो विटामिन B12 के रिलीज़ होने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं मिलती, तो इसकी वजह से इसकी डिफिशिएंसी हो जाती है।
स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट्स, वो तमाम लोग जो कि स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है यानी बिल्कुल भी मीट यूज़ नहीं करते, तो उनमें भी हो जाती है, क्योंकि इसकी जो मेजर सोर्स है वो जो रेड मीट होती है वो इसकी मेजर सोर्स है। बीइंग एन ओल्डर एडल्ट, जब ओल्डर एडल्ट होता है तो इस टाइम बंदा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, अपने खुराक वगैरह का सही तरीके से ख्याल नहीं करता, तो इस वजह से उनको भी हो सकती है। Who else is at higher risk? अब वो तमाम लोग जो कि हायर रिस्क पे है, इनमें ब्लड ग्रुप ए वाले लोग। अब स्टूडेंट्स ये भी स्टेटिस्टिक वैल्यू है, इसकी रीज़न मालूम नहीं है किसी को कि ये क्यों ब्लड ग्रुप ए वालों में होती है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे लिखा है ब्लू आइज़ या एयरली ग्रेइंग, जो वो लोग जिसके बाल जो है एयरली ग्रे कलर के हो जाते हैं जल्दी से, और वो लोग जिनके ब्लू आइज़ है, तो ये भी रिस्क पे है कि इनको विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया हो। तो ये स्टेटिस्टिक वैल्यू है कि देखा गया है कि ब्लू आइज़ वालों में, एयरली ग्रेइंग हेयर वालों में, और जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें, और जो नॉर्थर्न यूरोप और अफ्रीका के जो डिसेंट्स लोग हैं उनमें ये विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। फ़ीमेल्स में ग्रेटर होती है देन मेल्स, यानी फ़ीमेल्स में ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी जो डाइट है वो भी ठीक नहीं होती, और उनकी वो कमज़ोर होते हैं, इस वजह से उनमें ज़्यादा होती है रिस्क। और फैमिली हो सकती है कि फैमिली से जो है आगे ट्रांसफ़र हो सकती है। क्रोन्स डिज़ीज़ है, जिसको क्रोन डिज़ीज़ है, यानी ये पूरी GIT में इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है इस डिज़ीज़ में, तो जिनको क्रोन्स डिज़ीज़ है वो रिस्क पे है, जिनको थायराइड प्रॉब्लम और एडिसन डिज़ीज़ है वो भी रिस्क पे है। साइन एंड सिम्टम्स। अब साइन एंड सिम्टम्स इसकी अगर हम देखें तो ईच पर्सन सिम्टम में ईच पर्सन जो है उनमें सिम्टम्स जो है वो वेरी कर सकती है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एडिसन डिज़ीज़ की बात आई थी और थायराइड प्रॉब्लम्स की, तो ये इस तरह है कि थायराइड प्रॉब्लम जो ऑटो इम्यून थायराइड प्रॉब्लम होते हैं उनकी वजह से ज़्यादातर ये परनीशियस एनीमिया होता है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो जाके उन पे एक्ट कर देते हैं, उन्हें जो इंट्रांसिक फैक्टर है उनको अपना फंक्शन जो है वो सही तरीके से करने नहीं देते, या फिर इस तरह होता है कि स्टमक में जो जिन सेल से वो बन रहे होते हैं उन सेल पे एक्ट करके उनको बनने नहीं देते, तो परनीशियस एनीमिया होता है। उसके बाद जो परनीशियस एनीमिया जब हो जाता है तो फिर विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया की ये टाइप है। इसके अलावा एडिसन डिज़ीज़ जो है वो पीपल्स जिनको एडिसन डिज़ीज़ है, एडिसन डिज़ीज़ क्या है, ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है, उनमें इंट्रांसिक फैक्टर प्रोड्यूस ही नहीं होते जो कि सर्टेन प्रोटीन्स है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए, तो ये इंट्रांसिक फैक्टर एडिसन डिज़ीज़ के पेशेंट्स में पैदा ही नहीं होते, प्रोड्यूस ही नहीं होते, इस वजह से उनको पहले परनीशियस एनीमिया, और ये एक टाइप है विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया की। तो साइन सिम्टम्स में देखें तो यहाँ लिखा है कि उनके मसल्स वीक होते हैं, उनको जो उनके हैंड और फीट है उनमें नमनेस यानी सुन से हो जाता है, टिंगलिंग सा उनको महसूस होता है, ट्रबल वॉकिंग सही तरीके से वॉक नहीं कर पाते, नोज़िया उनको होती है, उनकी एपिटाइट जो है यानी भूख उनको नहीं लगती, वेट लॉस हो जाती है, इरिटेबिलिटी वो बेचैन रहते हैं, लैक ऑफ एनर्जी उनको फैटीग होता है, थकावट होती है, साथ में टेकिकार्डिया, पेल लुकिंग टेकिकार्डिया होता है, उसको अगर हम लुक देखें उसको तो वो उसकी स्किन की कलर जो है वो पेल हो जाती है, ग्लोसाइटिस उसके टंग में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जॉन्डिस उसको हो जाता है। यहाँ पे भी कुछ सिम्टम्स जो है वो दिखाए गए हैं, फैटीग, वीकनेस एंड डिफ़िकल्टी वॉकिंग, मेमोरी लॉस, कन्फ्यूजन, डायमेंशिया एंड डिप्रेशन। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को याद अगर है तो अब स्टार्ट में मैंने बताई थी आप लोगों को कि विटामिन B12 जो है वो ब्रेन सेल्स और नर्व की डेवलपमेंट के लिए नीडेड होती है। अब विटामिन B12 की डिफिशिएंसी है तो इसलिए उनको ब्रेन से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज़ होंगे, जिसमें मेमोरी लॉस है, कन्फ्यूजन है, डायमेंशिया है और डिप्रेशन है, स्टमक इन्फ्लेमेशन होगी। अब ये डायमेंशिया क्या है, डायमेंशिया बी टाइप है मेमोरी लॉस की, जिसमें याददाश्त उसकी सही तरीके से नहीं काम करती, कंफ्यूज होता है, हमेशा डिप्रेशन में चला जाता है, स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, पल्पिटेशंस हो सकते हैं, पल्पिटेशंस मीन्स के जो
फीलिंग ऑफ ए फास्ट बीटिंग, कि उसे महसूस होता है कि मेरा हार्ट जो है वो फास्ट बीटिंग कर रहा है। तो या हम कह सकते हैं कि जो पाउंडिंग हार्ट होता है उसको हम पल्पिटेशन कहते हैं। नमनेस और टिंगलिंग होती है, महसूस होती है हैंड्स में, फीट में। और लो काउंट ऑफ वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल, जब हम सीबीसी करते हैं तो ल्यूकोसाइड भी और एरिथ्रोसाइट भी दोनों अपने नॉर्मल रेंज से लो हो जाते हैं। वस्कुलर प्रॉब्लम्स उनको होती है, इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, मेंटल चेंजेस आते हैं। तो ये आपने याद रखने हैं कि ये इसलिए आते हैं क्योंकि विटामिन B12 जो है नर्व सेल्स के डेवलपमेंट के लिए और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए चाहिए होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, यहाँ तक आप स्टडी कर ले। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका जो पार्ट 2 यानी इसका लास्ट पार्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल दे, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।